तो जब हम लोग कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं तो अब हम रिवीजन कर सकते हैं। तो लगभग 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, तो हमारा रिवीजन का टाइम है। तो तुमको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करनी पड़ेगी। और जब रिवीजन करोगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, राइट? ओके, गॉट माय पॉइंट? इट यस डजेंट मैम, गॉट मैटर इट। तुमने क्लास में कितना रिप्लाई कर पाए थे या नहीं, डजेंट मैटर। अगर तुमने रिवीजन नहीं की तो कुछ याद नहीं रहने वाला पेपर में, तो कुछ बचा नहीं ना फिर। ओके, समथिंग हैज हैपेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, हैंग हो गया था। ओके, सो क्या पढ़ना है आज हमने? कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? एवोल्यूशन स्टार्ट करना है। मुझे बताओ कि प्रीवियस चैप्टर कौन सा किया हमने? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने तुमको बोला था एक प्रेजेंटेशन है जिसमें सारे क्वेश्चंस है। तुमने लगाए वो क्वेश्चंस? अनीश ने लगाए हैं क्योंकि मुझे उसके डाउट्स आए थे। बाकी किसी ने लगाए हैं? गुड आप इवनिंग लोग, मैम। गुड इवनिंग। आप लोगों को आलम सर से एसएस लेना होता है, किसका? अपने नोट्स का, क्लास के नोट्स का। और वहीं पे तुमको एक प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करके मिलेगा फोल्डर, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सारे क्वेश्चंस है ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस लगाओ, इनको लगाने की जरूरत है। समझ आई? जब तुम लगाओगे तभी तो मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगी। तुम लगाते ही नहीं हो क्वेश्चन तो डाउट कैसे लूंगी? जादू थोड़ी है, राइट? मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड नाइट शालिनी। गुड इवनिंग। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जरूरी है, क्वेश्चंस लगाने जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो थ्योरी तो ऐसे भूल जाएगी, बहुत अच्छे से समझे हुए कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे पेपर में। इतना टैलेंट होता है बायो के पास। तो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वो लगाओ, तुम्हारे पास जो बुकलेट्स है वो लगाओ, क्वेश्चन जितने लग सकते हैं लगाओ यार। वही है फ्यूचर, ठीक है? वही है जो तुम्हें एंट्रेंस क्लियर कराने वाला है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन। जो तुम रिवीजन करते हो, क्वेश्चन रिवीजन ही करवाता है। ओके, और एप्लीकेशन भी कराता है, नो डाउट। तो आज हमने करना है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में हम आज स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो हमारा टारगेट रहेगा, वी विल ट्राई, पूरे कोशिश करेंगे कि हम इस वीक में क्या करें। मैं तुमको ओवरव्यू दे देती हूँ जी, ये नहीं, ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारा टारगेट क्या है। तो ये रहा अक्टूबर ना, तो अक्टूबर में हमारे 3 चैप्टर करने के टारगेट है, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन से। उसके बाद हम लोग करेंगे, कौन सा था, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है? और उसके बाद हम लोग, ह्यूमन वेलफेयर यार क्या लिख रही हूँ मैं। और इसके बाद हम करेंगे इकोलॉजी, इकोलॉजी का एक चैप्टर, ठीक है? पूरी इकोलॉजी तो नहीं करेंगे हम, इकोलॉजी का एक चैप्टर देंगे, करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा अक्टूबर का टारगेट रहेगा। कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में इतना हम लोग कर पाए। गॉट इट? ये मैम। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं या थोड़ा कवर कर चुके हैं वो ये नोट कर लें, वो पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ के आओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें और डाउट्स भी समझ आ जाते हैं तुम्हारे, डाउट डाउट पूछ भी सकते हो, राइट? तो पढ़ के आने के फायदे तो होते हैं वैसे। एक सेकंड रुकना, मैं एक बार कंफर्म कर दूँ, कॉलेज ही कराना है मैंने तुम्हें, सॉरी, इकोसिस्टम है ये हम करेंगे इकोसिस्टम। तो इसलिए मैंने तुमको ओवरव्यू दिया है कि ये है तुम्हारा अक्टूबर का टारगेट, ये तीनों टारगेट। दैट मीन्स कि इनका जो वीकली टेस्ट होना है वो तो होगा, लेकिन इनका एक साथ जो टेस्ट आएगा वो आएगा हमारा नेक्स्ट मंथ नवंबर एंड तक, राइट? तो तब तक 3 और चैप्टर हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि तुम इस पे हो, ट्रैक पे। ओके, सो अक्टूबर में एवोल्यूशन, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर इन इकोसिस्टम। वी विल ट्राई कि एक वीक में एक हो जाए, क्योंकि 3 वीक ही तो बचे अक्टूबर की, तो खत्म हो जाए, right? आज हम करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ ओरिजिन कैसे हुई थी। तो लास्ट टाइम तुमने बताया था ना कि तुम्हें टीचर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि क्या क्या होना चाहिए। सो एज ए टीचर व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं वो बताऊं? इंटरेस्ट दो। या मैम। ये मैम। ओके यार, एक तो पहली चीज तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आया यार क्लास में। एक तो तुम दिखते नहीं हो, अब मैं सबको कैमरा ऑन करके बोलूंगी तो वो भी ठीक नहीं है, राइट? सब कंफर्टेबल नहीं होंगे, राइट? सो एक तुम दिखते नहीं हो तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता, तो रिस्पॉन्स आना बड़ा जरूरी है। रिस्पॉन्स तुम दे सकते हो माइक ऑन करके, और तुम दे सकते हो मैसेज में। अब ऐसा है नहीं कि मैं तुम्हारे मैसेज नहीं देखती, ये तो कोई कह नहीं सकता, मैसेज तो मैं सबके देखती हूँ, राइट? सो रिस्पॉन्स आना चाहिए। दूसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में अब मैं तुमको क्या बोलूँ, डिसिप्लिन में ऐसा तो है नहीं
कि तुम सारे एकदम सीधे होकर बैठ जाओ। डिसिप्लिन में सिंपली सा मतलब है कि जब क्लास चल रही हो तो एटलीस्ट तुम एक प्लेस पर हो जहाँ पर तुम्हारे पास बुक्स हो, तुम्हारे पास थोड़ी शांति हो। ऐसा नहीं है तुम इस रूम में पढ़ रहे हो, पीछे पूरा हल्ला मचा हुआ है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस, राइट। तो एटलीस्ट तुम उठ के बैठे हुए हो, ऐसे लेट के लेक्चर नहीं ले रहे हो, क्योंकि मैं कहानी नहीं सुना रही, मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। तो डिसिप्लिन हो क्लास में इतना कि एटलीस्ट फोकस्ड हो तुम क्लास के अंदर, इतना तो हो ना। 1 घंटे 15 मिनट में कम से कम 45 मिनट्स तो फोकस रह लो। तो इतना डिसिप्लिन हो कि कम से कम उठ के बैठे हो, क्योंकि मैं भी उठ के बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो कम से कम बैठ के लेक्चर ले लो, सो तो मत। और तीसरा, टेस्ट। टेस्ट दो। चाहे तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रिपेयर नहीं हुआ, एक दिन और होता तो मैं कल प्रिपेयर करके टेस्ट दे लूंगी। मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो कल कभी नहीं आता जिंदगी में। कभी ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन तुमको लगे तुम्हारा पूरा कुछ प्रिपेयर हो गया, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है। हमारा टारगेट सब कुछ पूरा करना नहीं होता, हमारा टारगेट होता है ये समझना कि जितना मैंने पढ़ा उतने से मुझे कितना आता है, राइट। टेस्ट दे के हमें ये अपना सेल्फ एनालिसिस होता है। टेस्ट कॉम्पिटिशन नहीं है तुम्हारे लिए, ये है सेल्फ एनालिसिस। कंपटीशन होगा जिस दिन तुम फाइनल एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, वो है तुम्हारे लिए कंपटीशन, अभी तो सेल्फ एनालिसिस है। तो टेस्ट दो ऑन टाइम। टेस्ट ऑन टाइम, अगर बोल गया ना 12 से 1 बजे टेस्ट है, तो 12 से 1 बजे टेस्ट दिया और खत्म। ये नहीं है कोई 12:30 बजे उठता हुआ आ रहा है कि आज मैं सोता रह गया। ऐसे नहीं, ऐसे नीट नहीं निकलेगा। ये मैं बता देती हूँ, चाहे तुम्हें बुरा लगे, लेकिन ऐसे नीट नहीं निकलेगा। ऐसे कभी मैंने किसी का निकलते नहीं देखा। सिंसेरिटी होती है बच्चे में, दिख जाती है, उस इंसान में दिख जाती है जिसको एंट्रेंस निकालना है। तो टेस्ट के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है, और टाइम पे देना है। जितने बजे टेस्ट है, जिस दिन टेस्ट है उसी दिन देना है, चाहे तुम्हारा जितना मर्जी प्रिपेयर हुआ हो। चाहे तुमने सिर्फ लेक्चर लगाया, तुम्हें कुछ तो आता होगा ना, तो तुमको पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। तुम्हें खुद को जानना है, तुम्हें ये नहीं जानना उसके नंबर कितने आए थे, राइट। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए टेस्ट जरूर देना है। ओके, तो तुम्हें रिस्पॉन्स चाहिए एज ए टीचर, मुझे तुमसे, मुझे डिसिप्लिन चाहिए कि तुम एटलीस्ट उठ के बैठो, एक पेन पेपर हो तुम्हारे हाथ में। मैं भी बैठती हूँ तो मैं भी पोजीशन में बैठी हूँ, मेरा पेन टैब है मेरे पास, ठीक है। मुझे पता मुझे लिखने की जरूरत है, मेरे पास एक टम्बलर है इसमें पानी है, मुझे पता है पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास फोन है, इन केस मेरा इंटरनेट ना चले तो मैं फोन से कनेक्ट कर लूँ। मेरे पास नोटबुक भी है, ठीक है। इन केस मुझे लगे कि मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो मैं चेक कर सकती हूँ। तो इतना प्रिपेयर तो टीचर भी हो रही है, तो तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास बेसिक तो होना चाहिए। मेरे पास तो ये भी है, अगर गर्मी लगी तो बांध लूंगी टाइम नहीं करा होगा, राइट। तो ये 3 चीजें मुझे चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स कि तुम लोग इतना करो। तो थोड़ा मैं तुम्हारे सजेशंस पे चलती हूँ, तुम थोड़ा मेरे सजेशन पे चलो, मिल बांट के नीट निकाल लेंगे, राइट। गॉट इट। Yeah, मैम। yeah, चलो, ma'am. चलो। तो आज हम करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ था धरती के ऊपर, राइट। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही बात होती है कि यूनिवर्स कैसे बना, है ना। अब हमें इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री या कुछ नहीं लगानी, हमें बहुत बेसिक सेंस में समझना है, ताकि हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। आगे के कॉन्सेप्ट में ना हमें समझने में काम आएगा। तो इससे एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। किससे आता है? जहां पर भी मैं तुमको डेट्स बताऊंगी ना, उनको याद रखना है कि कहाँ पे क्या हुआ था। अगर मैंने बोला 4.5 मिलियन ईयर्स अगो, MYA लिखूंगी मैं, तो तुमको याद रखना है 4.5 मिलियन ईयर अगो पे तुम्हें मैंने कौन सा डेटा दिया था। उस डेटा पे क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में बहुत अच्छे से आ सकता है। तो एक क्वेश्चन इस पूरे पार्ट से बनता है, ठीक है। और ये कहानी की तरह, तो तुम्हें ध्यान से सुनना है। अब मुझे बताओ, किसी को पता है धरती कैसे बनी थी, यूनिवर्स कैसे बना था, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं? किसी को कोई आइडिया? ओपन है। मैम बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी में थोड़ा बताएगी? मैम एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था और फिर तब से यूनिवर्स एक्सपैंड ही हो रहा है। यस। एक बहुत बड़ा, हम अभी भी नहीं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या चीज थी एग्जैक्टली। एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी, और इसमें एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। इसमें एकदम से एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन हो गया तो ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी था ना, तो सारी तरफ एनर्जी फैल गई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो गया, राइट। तो ये एनर्जी इस तरीके से फैली और ये एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं बिग बैंग। तो जब ये फैला तो इसने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स को जन्म दिया होगा, उसमें से एक यूनिवर्स हमारा है, राइट, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? गुड इवनिंग विजय। फिर जब ये फैला तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी ना। अब एनर्जी के बाद एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, राइट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। पर फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ ना, तो ये कुछ मॉलिक्यूल आसपास घूम रहे थे। मैं ऑक्सीजन
क्या हुआ कि सेंटर की तरफ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ये अजम्पशन है। ऐसा सबसे ज्यादा हम बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, लेकिन कितना एक्सटेंड तक ये करेक्ट है ये तुम्हें खुद ही रिसर्च करके पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये ओपन फील्ड है। ओके, सो उसके बाद क्या होना स्टार्ट हुआ, यस दिस चैप्टर इज एवोल्यूशन। विजय टाइम से आकर, तो जब एक बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट था जिसमें बहुत एनर्जी थी और वो ऐसे फटा, एक्सप्लोजन हुआ और चारों तरफ एनर्जी फैल गई। ठीक है, अब एक पूरे एरिया में एनर्जी है, तो इमेजिन करो कि तुम्हारा रूम है, ये पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। अब धीरे धीरे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आने लग गए। ठीक है, तो इसमें कौन से मॉलिक्यूल थे, हाइड्रोजन वगैरह सारे मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे के पास आने लग गए। और धीरे धीरे जब वो एक दूसरे के पास आने लग गए ये सारे मॉलिक्यूल्स, तो इन्होंने बना दिए प्लैनेट्स एंड स्टार्स। स्टार्स बन गए, प्लैनेट्स बन गए, मेटेरॉइड्स, ये सब सारे स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लैनेट्स का जन्म हुआ होगा, जिसमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। और ऐसे ही सूरज का जन्म हुआ होगा, जिसका नाम है बेसिकली अ स्टार, राइट। तो ऐसे सन और अर्थ और दूसरे प्लैनेट बने। इतनी बात क्लियर? यो मैम। मैम ठीक है, यो मैम। अर्थवर्ड बन गया, लेकिन अभी अर्थ कैसा है, अर्थ के ऊपर कोई लाइफ नहीं है अभी फॉर टाइम बिंग। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत गर्म है अभी, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स है और बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं। इस टाइम पे कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलती है, तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में तुम्हें गैसेस मिलती है ना, स्टार्टिंग गैसेस, वो कौन सी थी, वो बेसिकली थी हाइड्रोजन एंड हीलियम। और अगर तुम सूरज की बात करो, तो अगर सूरज में भी देखोगे तो फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन तुमको दिखाई देते हैं। यस यस, आकाशगंगा इज ऑल्सो नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। सो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस तुम्हें मिल रही थी, राइट। अब ये बना दिया मैंने अर्थ, अब हम अपना पूरा फोकस अर्थ के ऊपर करेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है। और अभी तक हमें पता है कि कोई प्लेनेट जिसके पास जिंदगी है वो धरती है, बाकी सब पे तो हम ढूंढ ही रहे हैं ना। तो देखो, अब ये अर्थ है, अर्थ की बात करते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ कैसे दिखता था, तो इस अर्थ को मैं बुलाऊंगी प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव मतलब रानी। ओल्ड। पुरानी। ओल्ड, ओल्ड पुराना। यस, तो प्रिमिटिव अर्थ कैसा दिखता था, बहुत ज्यादा गर्म था। ठीक है, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर था, नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था इसके पास एज सच। ओके, इसके पास कोई ऑक्सीजन थी, नो, नो फ्री ऑक्सीजन, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी इसके पास। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ एरोबिक थी कंडीशन या एनारोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक, यस, गुड। इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हो, उसको हम रिड्यूसिंग कहते थे। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन तो था ही ना, हाइड्रोजन था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हीलियम था हमारे पास बहुत सारा, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का बनाऊं मैं, चलिए यहाँ लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसके पास फ्री हाइड्रोजन भी था, राइट। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसके पास बहुत सारा मीथेन था, इसके बाद बहुत सारा अमोनिया था, राइट। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन फिर ऑक्सीजन नहीं थी। और इसके पास क्या था, इसके पास ओजोन थी, नो मैम। नो मैम। नो ओजोन, ओजोन नहीं थी। इतना गर्म क्यों था, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस होती थी, इस वजह से बहुत गर्म था। बेटा पानी था इस टाइम पे, नो मैम। वाटर वेपर्स थे। पता है क्यों, क्योंकि इतना गर्म था, इतने ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी कि पानी ना लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं पाता था, तो वेपर की फॉर्म में उधर उधर घूम रहा था, लेकिन वाटर वेपर एग्जिस्ट होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिमिटिव अर्थ, कुछ इस तरीके की कंडीशन थी इसके पास। ओके, इसे नोट डाउन करो, ये हमें काम आएगा आगे चल के जब मैं तुम्हें और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। नोट कर लो, नोट कर लो। तो जहाँ नोट करने वाली बात होगी मैं बताऊंगी, जहाँ सुनने वाली बात है वहां पे आराम से सुनो। एक लेक्चर तो इसका थोड़ा ऐसे ही जाएगा थ्योरी का, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। डन मैम। ओके, अच्छा बताओ मैम जी, बेटा आउट ऑफ कंप्लीट सिलेबस ये ऐसे क्वेश्चन बाद में पूछना। अब देखो, अर्थ अकेला तो नहीं था यूनिवर्स में, अर्थ के साथ और भी प्लैनेट्स हैं। नो मैम। नाम बता एक आध के। इतना टाइम लगेगा सोचने में? वीनस, हाँ, मरकरी, वीनस, मार्स। और इसके अलावा वहां पे कुछ मेटेरॉइड्स घूमते हैं, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, करेक्ट? यस मैम। यो मैम। बेटे ये टकराते हैं,
बिल्कुल टकराते हैं। यो मैम। यस। तो अर्थ से ये भी टकरा रहे थे और अर्थ भी तो इधर उधर घूम रहा था और अभी उसमें कोई लाइफ तो थी नहीं। तो इमेजिन करो अब तुम अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, तुम एक ऑब्जर्वर हो और तुम यूनिवर्स बनता देख रहे हो। तो अभी तुमने थोड़ी देर पहले, सब ध्यान से सुनना और माइक बंद कर लो यार। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने रूम में बैठ के देखा कि कैसे एक बहुत बड़ा सा गोला था एनर्जी का, वो फट गया और उसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि कैसे पार्टिकल्स आपस में पास पास आए और उन्होंने प्लैनेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो अब मैं साइड में बैठ के देख रही हूँ कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के आसपास, लेकिन इन प्लैनेट्स पे अभी कोई लाइफ नहीं है और ये बहुत ज्यादा गर्म है। और मेरा ध्यान गया अर्थ के ऊपर। तो मैं जो अर्थ देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि उसके साथ बहुत सारे पत्थर वत्थर टकरा भी रहे हैं, अच्छे से मेटोइड्स वगैरह टकरा रहे हैं। राइट, मैं लूज टर्म यूज कर सकती हूँ क्योंकि बायो का लेक्चर चल रहा है। तो अगर इसके ऊपर चीजें टकराएंगी तो अर्थ के ऊपर कुछ कह सकते हैं ना, डिप्रेशंस बनेंगे। राइट, कह सकती हूँ मैं ये बात यो मैम। यो मैम। ना। तो बहुत सारे डिप्रेशंस भी बन गए अर्थ के ऊपर। और अर्थ के ऊपर क्या चल रहा है, वोल्केनिक इरप्शन चल रही है, ऐसे मस्त लावा पिघल रहा है बढ़िया से, चारों तरफ तूफान ही मचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ की कंडीशन है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रोसेस चलता रहा, काफी टाइम तक चला। ठीक है, अभी हमने डेट्स नहीं करी, अभी हम नॉर्मल नॉर्मल चीजें समझ रहे हैं, डेट्स अभी करेंगे तब लिखवाऊंगी अच्छे से। ओके, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि टाइम आया जब अर्थ स्टार्ट्स टू कूल डाउन। अर्थ सॉरी अर्थ स्टार्ट्स टू कूल डाउन। अभी थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हुआ। जब अर्थ थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हुआ, सॉरी कुछ कहा, जैसे लगा किसी ने कुछ कहा। नहीं, ओके। सो अर्थ स्टार्ट्स टू कूल डाउन। जब अब अर्थ ठंडा होना स्टार्ट हो गया तो तुमको इमेजिन करना है कि तुम एक्चुअल में अर्थ को देख सकते हो अपने आसपास। बहुत इजी हो जाएगा ये याद रखना फिर। ठीक है, जब वो कूल डाउन होने लगा तो सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी कि जो वाटर वेपर्स थे वो क्या हो जाएंगे, उनको उनको क्या होगा, लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर स्टार्ट्स टू कंडेंस। कंडेंस का क्या मतलब होता है सिंपल भाषा में मंजी खुला बेटा? कंडेंस का, जमना गाढ़ा होना। हाँ, कंडेंस का गाढ़ा होना। वेरी गुड, पढ़ो, बहुत इजी वर्ड बोला है इसने, अच्छी बात है। कंडेंस का मतलब गाढ़ा होना, कि चीजें आसपास थी वो इकट्ठी होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कंडेंस होने स्टार्ट हो गए। तो वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो क्या बनता है? Water in liquid form. वाटर वेपर जब Liquid. कंडेंस होना एटमॉस्फेयर में स्टार्ट होता है ना, कंडेंस में इसको इंक्रीज कर देती हूँ, इन एटमॉस्फेयर। तो जब वो एटमॉस्फेयर में कंडेंस होना स्टार्ट होता है ना, तब वो बनते हैं क्लाउड्स। बादल ऐसे तो बनते हैं, पानी नीचे से ऊपर जाता है, पानी की बूंदें कंडेंस होती है डस्ट पार्टिकल के साथ और उससे बादल बन जाते हैं। ठीक है, पानी से भरे हुए बादल। जब क्लाउड बने रिच इन वाटर, फिर उनके साथ क्या होगा, वापस में टकराएंगे और टकराएंगे तो क्या होगा, बारिश। रेन स्टार्ट। लगभग अप्रोक्सीमेटली तुम कह सकते हो लगभग 100 ईयर्स तक रेन होती रही। 100 सालों तक बारिश होती रही। तो अगर 100 सालों तक बारिश हो रही थी तो धरती पे हुआ क्या, कि जो बेचारी धरती थी हमारी, इसके पास जो बड़े बड़े से गड्ढे से बने हुए थे ना, इनके अंदर भर गया पानी। ठीक है, तो इनके अंदर पानी भरता रहा और जब इनके अंदर पानी फिल हो गया तो अब हम इन्हें किन नाम से जानते हैं, ओशियंस। Question. ओशियंस आर फॉर्म्ड। तो ओशियंस कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, वो भी तो बारिश से बने हैं। इट्स जस्ट दैट कि ओशियन के सरफेस जो है उस पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स जो सरफेस के मतलब जो ओशियन के अंदर जो उसका रूफ, रूफ कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, रूफ ही कहते हैं ना बेस को, यो मैम। किसी किसी चीज का तला जिसको कहते हैं, रूफ टॉप नहीं यार, रूफ टॉप ऊपर होता है। जिस चीज का तला होता है, जो ओशियन जिसमें भर रहा है ना जिन गड्ढों में, उसमें बहुत सारा मिनरल्स है। तो वो मिनरल धीरे 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 उस रेन वाटर के अंदर घुल के उस पानी को नमकीन बनाते हैं। तो ओशियन का पानी इसलिए नमकीन नहीं है कि उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं। ओशियन का पानी पहले भी नमकीन था क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स थे। अर्थ की सरफेस से पानी में मिनरल घुल के ओशियन के पानी को नमकीन बना चुके हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से वो और नमकीन हो गया, नो डाउट, लेकिन वो पहले से ही नमकीन था। तो इस तरीके से बने हमारे ओशियंस। ठीक है, तो अब अर्थ का सरफेस थोड़ा ठंडा हुआ है, उसमें बारिश हो रही है लगातार। मैं देख रही हूँ 100 सालों से बारिश मतलब चलती ही जा रही है। मतलब हम 2-3 दिन में थक जाते हैं, साहिल तो परेशान हो जाता है, लेकिन अर्थ पे लगभग 200 सालों तक बारिश चली होगी। उससे पूरे के पूरे ओशियंस बन गए। ठीक है, अब पानी बन गया, करेक्ट, इतना डन। यो मैम। ये नोट कर लो इतना सा, यो मैम। इतना सा नोट कर लो, ये नॉलेज के लिए, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट। नहीं नोट करना तो चाहे ना करो, मर्जी।
अब देखो, बताऊं आगे? मैम ओके, अब देख एक यही बात मैम। बता, इसको देख, ये है मेरा ओशन, ठीक है? ओशन के अंदर है वाटर, ठीक है? और इसके अंदर है बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स काम कर सकते हैं खाने का, राइट? और पानी काम कर सकते हैं शेल्टर का। तो अगर रहने की जगह है और खाने के लिए फूड है, तब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो सबसे पहली चीज जो तुमको याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और मैं सिंपली कहूँ ऑर्गेनिज्म तो बड़ा वर्ड हो गया, फर्स्ट सेल कहाँ पे जन्म नहीं हुआ होगा इसका? बॉर्न इन वाटर, यस। तो अंडर वाटर पहले सेल का जन्म हुआ था, क्योंकि वहीं पे खाना और वहीं पे रहने की जगह थी। लेकिन सेल का मटेरियल कहाँ से आया? अगर तुम पूरा सेल खोलोगे ना, ये रहा मेरा सेल, और सबसे पहला सेल कौन सा था? प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक? प्रोकैरियोटिक। है ना? तो प्रोक्रियोटिक किससे बना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट से, इन्हीं सब से बनती है। ये सब का सब क्या है? अगर तुम सब कुछ खोल दोगे ना, तो क्या बनेगा तुम्हें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेन कॉम्पोनेंट्स है ये। तो ये सब मिनरल्स के फॉर्म में यहाँ घूम तो रहे थे, इन्होंने आपस में पास आना स्टार्ट कर दिया। जब ये लोग पास आए, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गए और इन्होंने पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है? पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर बना, इनके स्पेसिफिक नाम है जो मैं तुम्हें आगे कराऊंगी, अभी नहीं लिखना। अभी हमें इतना इतना पॉइंट, नीट के पॉइंट से याद रखना है कि पहला सेल जो था वो पानी में पैदा हुआ था, ठीक है? अभी छोटे छोटे मिनरल से आपस में पास आने स्टार्ट हुए और उन्होंने पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। फिर इसी तरीके से पहला बना होगा हमारा प्रोक्रियोटिक सेल, ठीक है? प्रोक्रियोटिक सेल बना, अभी भी सब कुछ पानी के अंदर है, मतलब कि लैंड वाला एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। तो अब हम सब धरती पे बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि पानी के अंदर लाइफ है, और इधर पूरा वो लैंड एरिया, और यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई लाइफ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ पानी के अंदर है। इज इट क्लियर इतना? मैम ओके, अब चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें लिखने वाला बताती हूँ, जिससे क्वेश्चन आएगा। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सीक्वेंस आ जाती है कि तुम बताओ कौन से स्टेप पहले आता है, ठीक है? तो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 20 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसको हम BYA लिख लेते हैं, शॉर्ट हो गई, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें लिखनी है, एनसीईआरटी में इधर उधर लिखी हुई है, तुम लिखो। तो यूनिवर्स का जन्म हुआ था, जो बिग बैंग थ्योरी से हम कह रहे थे ना, बाय बिग बैंग, वो हुआ था 20 मिलियन ईयर्स अगो, ओके? उसके बाद अर्थ का जन्म कब हुआ? अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? 4 की लाइन में अर्थ का जन्म हुआ है, राइट? तो अर्थ का जन्म हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब पहला साइन ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि पहला यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक सेल आ गया। पहला साइन ऑफ लाइफ की सेल जैसा स्ट्रक्चर कुछ कुछ बनना स्टार्ट होने लगा है, वो हुआ था सबसे पहले 4 बिलियन ईयर्स अगो। कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक है, लाइफ है ना, तो पहला साइन ऑफ लाइफ, लाइफ में कितना अल्फाबेट है? 4 एग्जैक्टली। तो हम इससे याद रखेंगे कि 4 बिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले लाइफ जैसा कुछ साइन स्टार्ट हुआ था। साइन ऑफ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड 4 बिलियन ईयर्स अगो, राइट? उसके बाद है फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब आरएनए जितना स्ट्रक्चर बन गया। आरएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से ना, राइट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रिमेंबर? न्यूक्लियोटाइड्स भूल गए? कुछ इसी तरीके से दिखता है, करेक्ट? तो ऐसे वाले आरएनए, सर्कुलर से आरएनए दिखने स्टार्ट हो गए, ठीक है? कब स्टार्ट हुए ये? 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो तुमको याद रखना है कहाँ पे मैंने बिलियन बोला, कहाँ पे मिलियन। इस स्लाइड में सिर्फ बिलियन की बात हुई है, मिलियन की बात नहीं हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, लिख लिया इतना? यो मैम। पक्का? किसी को कोई डाउट? सिमरन, शिवानी, और कोई? तो तुम्हारी चुप्पी को मैं समझ No, जाती ma'am. हूँ कि नहीं, तुम्हें डाउट नहीं है। ओके, देखो, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर अगो, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, जिससे आरएनए याद रखना तुम्हें, 3 बिलियन ईयर अगो, फर्स्ट सेल। व्हेन आई से फर्स्ट सेल, एम आई टॉकिंग अबाउट प्रोक्रियोटिक सेल। सो पहला प्रोक्रियोट तुमको कब मिला? 2 बिलियन ईयर अगो। तो इसी को मैं 2000 मिलियन ईयर अगो भी कह सकती हूँ, ठीक है? फिर फर्स्ट यूक्रियोटिक सेल आया, जिसकी डेट एनसीईआरटी नहीं बताती, तो हमको याद भी नहीं करनी, जब उसने बताया नहीं है तो क्यों याद करनी है, राइट? उसके बाद पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, उसने वो भी डेट नहीं बताई, तो हमने नहीं याद करनी। फिर उन्होंने कहा पहले इन्वर्टिब्रेट आए, फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? तो अब वो मिलियन में बात कर रहा है, राइट? तो फर्स्ट सेल और फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट की बात मिलियन में हुई है, ठीक है? तो 500 मिलियन ईयर अगो पहले फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट्स आए। व्हाट इज इन्वर्टिब्रेट?
व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। इनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, राइट? कौन आता है इसमें? एनिमल किंगडम में एक चैप्टर है बेटा, याद है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यस मैम। एनेलिडा, मोलस्का, एस्के हेलमिंथ, याद है ऐसा कुछ? वो सब इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट में कौन आते हैं? कॉर्डेट। स्पाइसेस, एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर एव्स, फिर मैमल्स, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं, पहले इनवर्टिब्रेट आ गए थे, मतलब ये सब के सब थोड़े थोड़े तुम्हें दिखने लगे थे, ठीक है? उसने अलग अलग बताया नहीं है तुमको कौन सा फाइलम आ रहा है आगे। वो पॉरीफेरस सिलेंटेटम फर्स्ट इन्वर्ट आ चुके अराउंड 400 मिलियन ईयर्स अगो। गॉट इट? यो Yeah. मैम। ओके, आगे चलो। यो मैम। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट था। अब देखो, वर्टिब्रेट्स आ गए, इनवर्टिब्रेट्स आ गए, तो वर्टिब्रेट की बात कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेटा है उसी को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है? तो थोड़ा सा रट्टा यहाँ लगेगा। पहली जॉलेस फिशेज, साइक्लोस्टोमेटा, अगर तुमने सुना हो। वैसे एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तब भी एक बार रिवाइज कराऊंगी, पर अभी के लिए लिख लो कि पहले जॉलेस फिशेज और लॉब फिन्स। लॉब फिन्स की छोटे से लॉब के आगे फिन बने होते हैं कुछ फिशेस में, उनको कहते हैं लॉब फिन, लाइक सिलोकेट, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो 350 में पहले आए। फिर सम सीवीड्स और वेस्कुलर प्लांट्स आने लग गए 320 में। तो देखो, प्लांट्स की बात बस यहाँ पर एक बार करिए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? फिर फर्स्ट एम्फीबियंस आए जिसकी डेट नहीं बताई। फिर उन्होंने कहा रेप्टाइल्स आए जिन्होंने डोमिनेट किया अर्थ को लगभग 200 साल तक। तो 200 सालों तक रेप्टाइल्स का राज रहा है धरती के ऊपर, ठीक है? और ये आए थे अराउंड 265 में, 265 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये धरती पर आए और इन्होंने 200 साल तक राज किया। क्लियर? अरे हो कि सो गए? यो मैम। यस मैम क्लियर। तो बताया था सोनाक्षी। लास्ट डाटा अराउंड Previously. 65 मिलियन अगो मींस अच्छा, अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। पता है डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे? अरे कुछ तो सुना होगा। मैं बड़ा था, पत्थर गिरा था। हाँ, कुछ कहते हैं कि मेटेओराइट, कोई बहुत बड़ा मेटेओराइट आके टकराया अर्थ को, उसने सारे डायनासोर मार दिए। कुछ कहते हैं कि उनमें आपस में फाइट होगी। बहुत सारी थ्योरीज है, तो आज तक फिक्स थ्योरी तो किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है एग्जैक्टली डायनासोर्स के बाद साथ। लेकिन हाँ, ये कुछ थ्योरीज में बिलीव किया जाता है, ठीक है? तो हम यही मानते हैं कि कोई मेटेओराइट आके टकराया होगा, सारे डायनासोर मर गए। ऐसा नहीं, उस टाइम सिर्फ डायनासोर से धरती पे मैमल्स भी थे उस टाइम धरती पे, लेकिन मैमल्स अंदर रहते थे क्योंकि डोमिनेटिंग डायनासोर्स थे ना, तो रेप्टाइल डोमिनेटिंग थे, तो सारे मैमल छुप छुप के रहते थे। ऐसा मानते हैं कि जब मेटेओराइट टकराया होगा तब मैमल्स इसलिए बच गए क्योंकि वो नीचे छुपे हुए थे। बर्ड्स इसलिए बच गए क्योंकि वो फ्लाई करके चले गए। कुछ डायनासोर बर्ड्स में ऐसे चेंज हुए थे ना फ्लाई करने की वजह से, लेकिन मेजोरिटी ऑफ डायनासोर्स इसलिए मर गए। इतना था तुम्हारा सारा डेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर। इतना क्लियर? यो मैम। ठीक है। अब मैं तुमको एक थ्योरी बनाती हूँ। इस थ्योरी से पहले एक चीज बताती हूँ, दैट इज प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल कैसे बना। तो इस थ्योरी का नाम है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। सुना है तुमने इसके बारे में? नो मैम। नहीं सुना? ओके यार, आती तो है ये 9th 10th में पढ़ाई है मैंने यार। अच्छा, मैं भी अपना आती हूँ, कोई बात नहीं। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी का क्या मतलब है? एंडो मतलब इनसाइड, यस, इंटरनल। सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोसिस। मतलब म्यूचुअल। म्यूचुअल। म्यूचुअल, यस। म्यूचुअल मीन्स हैप्पी रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों लोग बहुत खुश है एक दूसरे के साथ, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है? तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सिंपली कहती है दैट प्रोक्रियोटिक सेल्स, प्रोक्रियोट्स गिव राइज टू यूक्रियोट। ओके,
तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है। तो प्रोक्रियोट्स को जन्म किसने दिया? यूक्रियोट्स को जन्म किसने दिया? प्रोक्रियोट्स ने दिया। ये कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो देखो कैसे मानते हैं। सबसे पहले ये सारा प्रोसेस जो मैं बताने वाली हूँ वो कहाँ हो रहा है? अंडर वाटर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अभी हम सब अंडर वाटर है, क्योंकि सारे जो सेल थे प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक इनका जन्म पानी में होता है, राइट। सो अभी हमें अंडर वाटर। तो अब इमेजिन करो कि तुम मस्त अपना वो स्विमिंग वाला वो पहन के बैठे हो पानी के अंदर, और अब तुम प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल बनता हुआ देख रहे हो। ठीक है, तो इमेजिन करो एक प्रोक्रियोटिक सेल है बहुत बड़ा सा। ओके, तो ये रहा मेरा प्रोक्रियोटिक सेल, मैं इसको प्रो बुलाऊंगी। ओके, और एक और प्रोक्रियोटिक सेल है। ओके, तो ये रहा मेरा एक और प्रोक्रियोटिक सेल। ये साइज में थोड़ा छोटा है, इतनी बात तो क्लियर है सबको देख के, राइट। अब जो बड़ा वाला सेल है ना, वो सोचता है कि छोटा सा तो सेल है, खा लेते हैं, क्या चक्कर है। तो बड़े वाले सेल ने बड़ी शैतानी से और बड़ी ही चालाकी से इस मासूम छोटे वाले सेल को खा लिया। तो ये रहा छोटा वाला सेल, राइट, अंदर चला गया। अब जनरली तुम खाना खाते हो तो खाने के साथ क्या होता है? डाइजेस्ट। डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे ही इस बड़े वाले सेल ने सोचा कि ये छोटू ना डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन इट रियलाइजेस कि ये छोटू ने डाइजेस्ट होने से मना कर दिया। ओके, इट सेज नो डाइजेशन ब्रो, इसने डाइजेस्ट होने से मना कर दिया। तो ये थोड़ा गलत हो गया। अब ये अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, देन पॉइंट क्या था इसको खाने का? तो इनके बीच में क्या हुआ? ऑब्वियसली इनमें ऐसे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बहुत मेथड होते हैं। सो आई बिलीव पर्सनली कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पे। मैंने कहीं पे इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, सुना नहीं वैसे। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ होगा, और ये छोटे वाले सेल ने बोला होगा दैट आई हैव सम स्पेशल फीचर्स, मेरे पास कुछ स्पेशल फीचर है, तेरे को खाना क्यों चाहिए, क्यों खाते हो, प्लीज खाना क्यों खाते हो? एनर्जी एनर्जी के लिए। एनर्जी से क्या मतलब है तुम्हारा? बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस। तो छोटू वाले सेल ने बोला कि सुन, तेरे को खाना चाहिए ना, एक काम करता हूँ, मैं खाना बना देता हूँ, ठीक है, मैं खुद ही खाना बना देता हूँ, तुझे खाना बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, बदले में तू मुझे प्रोटेक्शन दे दे, क्योंकि मैं साइज में छोटा हूँ, तो ये बाकी सारे शैतान प्रोक्रियो सेल मुझे फिर से खा जाएंगे। तो ग्रीन वाले ने, ये जो छोटा वाला सेल होगा, इसने ऑफर किया कि आई विल मेक फूड। ठीक है भाई, मैं तेरे लिए एक रोटी बना रहा हूँ, बदले में भाई बड़े वाले मुझे राशन दे। तो बड़े वाले ने सोचा इधर उधर खाने चली जाऊं, तो इनमें हो गया, दोनों को फायदा है ना इस रिलेशनशिप से, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो छोटे वाला सेल है इसके अंदर रहने लगा बड़े वाले के साथ, और लेटर ऑन टाइम के साथ इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन हुई छोटे वाले सेल में, और अच्छे से वो मॉडिफाई हो गया, और लेटर ऑन ये चेंज हो गया किसमें? एक सेल ऑर्गेनल में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ये बड़ा वाला सेल, क्योंकि अब देखो इस बड़े वाले सेल के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो अब मैं इस सेल को बोलूंगी यूक्रियोटिक सेल। ओके, तो सबसे पहले ये जो क्लोरोप्लास्ट है टाइम के साथ, तो एक बड़े प्रोक्रियोटिक सेल ने दूसरे प्रोक्रियोटिक सेल को खाया, उन दोनों ने आपस में रिश्ता कर लिया कि भाई मैं खाना बना रहा हूँ, तू मुझे प्रोटेक्शन दे, दोनों मॉडिफाई हो गए। अब बड़े वाले सेल के अंदर एक तुमको ऑर्गेनल दिख रहा है ना जिसके पास मेम्ब्रेन है, तो ऐसे सेल्स को हम तो यूक्रियोटिक, तो बड़े वाले सेल को मैं यूक्रियोटिक सेल कहूंगी, और छोटा वाला मेरा बन गया क्लोरोप्लास्ट। और इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना है सेल के अंदर। गॉट इट? यो मैम। नोट कर लो फिर। हाँ भाई, सोनाक्षी कलोत्रा, सोनाक्षी भारद्वाज, दो सोनाक्षी है लेकिन बोलती एक नहीं है, क्यों भाई? गला खराब है? तो टाइप भी कर सकते हो। वैभव भी नहीं बोल रहा कुछ। Done, ma'am. अच्छा, मैम। ठीक है, ठीक है, गुड, ये समझ आया बात? यो मैम। Yo, ma'am. ओके, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बताती है हमें? कौन बताएगा मुझे? क्या बताती Say है? that prokaryotes give rise to eukaryotes. प्रोक्रियोट गिव राइज टू यूक्रियोट्स, राइट। और इसमें जो दो ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं, एक तो था क्लोरोप्लास्ट जो हमने तुमने अभी पढ़ा, राइट, और एक और ऑर्गेनेल है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तुमने सुना है कभी? अगर तुमने सेल वाला चैप्टर 11th ग्रेड में कभी गलती से देख लिया हो,
Yo, ma'am. माइटोकॉन्ड्रिया ना न्यूक्लियर वो होता है डीएनए होता है इसके पास अपना सर्कुलर, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, और अपना राइबोसोम भी होता है इनके पास 70S वाला। तो ये सारे प्रूफ देते हैं हमें कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सही है, कि यार ये पहले खुद प्रोकैरियोटिक सेल थे लेकिन अब मॉडिफाई होकर सेल ऑर्गेनेल बन गए। ठीक है, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का पता चलता है कि कैसे यूक्रियोटिक सेल बना था। गॉट इट गॉट यो इट यो गॉट इट मैम। ओके, लेट्स गो। चलो अब थोड़ी सी थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं। इन थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जहां क्वेश्चन बनेगा वहां बता दूंगी। ओके, ओके मैम। मैम। और तो नहीं हो गए? इवोल्यूशन थोड़ा बोर भी हो जाता है कभी कभार। कोई जो सो गया हो? ताशी, नो मैम। नो मैम। पक्का? No, ma'am. अच्छा, नेहा, नंदिनी। नंदिनी कितना प्यारा नाम है ना। नंदिनी बोलते मुझे ऐश्वर्या राय आती है मेरे दिमाग में। वो पिक्चर भी थी ना, हम दिल दे चुके सनम। तुमने तो देखी नहीं होगी, तुम तो नई जनरेशन हो, मेरे जमाने की पिक्चर है। सुना है इसके बारे में? मैम Yes, देखिए। है ना, तुम भी बुजुर्गी हो अंदर से। चलो थ्योरीज की बात करते हैं। जैसे मैंने थ्योरीज की बात करी, थ्योरी किसकी थ्योरी यार? थ्योरी तुमको ये बताने के लिए कि लाइफ कैसे आई, लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। तो लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज रखी है टाइम टू टाइम। फिर फाइनली हम एक थ्योरी पे पहुंचे, जो मैंने तुमको भी एक्सप्लेन किया ना, कि ऐसे समुद्र का पानी था, उसके अंदर लाइफ बनी। ये किसी ने थ्योरी दी है, उन्हीं की उठा के मैंने दी है, राइट? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम कि लाइफ के ओरिजिन की थ्योरीज किन किन ने दी थी। रेडी? यो यो मैम। Yo, ma'am. पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, रब ने ही बनाया है हमें। फिर थ्योरी पढ़ेंगे ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस एक प्रोसेस है, और उसके आगे अगर मैंने ए लिख दिया तो मतलब एब्सेंट। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, तो ये दोनों तुमको याद रह जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्मिक थ्योरी, जो बहुत सारे लोग एलियंस में बिलीव करते हैं, जादू में, उनकी वाली थ्योरी। फिर हम फाइनली पढ़ेंगे ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। तो ये रहा नीट का क्वेश्चन, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है इसमें से? ऑपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी है। बेशक तुमको अभी थ्योरी भी नहीं आती, ठीक है, लेकिन तुमको एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पिक हो गया। अपने को ये करना है, क्वेश्चन निकालने हैं हमने, और कुछ नहीं। जो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर उसके लिए तो हम और किताबें पढ़ सकते हैं ना, राइट? विजय, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर तुम मुझसे बाद में ले लेना बेटा, ये यूनिवर्स से रिलेटेड है ना, इसका यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं होगा। ओके, तो चले फिर थ्योरी की तरफ। उतार लिया सबने ये? Yo, ma'am. आंचल, Yo, ma'am. Yo, ma'am. ओके, चलो किरणा आगे अच्छा, आज किरणा ने खुद से ज्वाइन करा है अपने आईडी से, है ना? भाई के आईडी से नहीं करा, कपिल की आईडी से। तुम ही थी ना, तुम ही थी ना वो बच्ची चालाक वाली? आप बताएगी नहीं। चलो, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है कि जो भी इस यूनिवर्स में बना है वो एज इट इज बना है। मतलब कि जो इंसान है वो इंसान के रूप में ही धरती पे बने थे, जो कॉकरोच है वो कॉकरोच के रूप में ही धरती पे बना था। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इवोल्यूशन हुआ हो। ऐसा नहीं है कि पहले प्रोक्रियोटिक सेल आया, फिर यूक्रियोटिक सेल आया, फिर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर हमारे पास वर्टिब्रेट्स आए। ये पता है ना तुमको? इतनी सी सीक्वेंस पता है तुम लोगों को? कि हम मानते हैं कि पहले 5 फिशिस से आए थे एम्फीबियंस। याद है ये? एक बार बताया था मैंने। एम्फीबियन से कौन आता है? रेप्टाइल्स। Reptiles. हाँ, ऐसे नहीं है सारे एम्फीबियन रेप्टाइल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। रेप्टाइल से 2 चीजें आती है, एव्स यानी कि पंछी, और दूसरे मैमल्स यानी कि हम, राइट? तो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब एज इट इज बने थे, ठीक है, 7 दिनों में बना के हमने सब फ्री हो गए थे, राइट? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सेज दैट ऑल स्पीशीज वर मेड एज इट इज टुडे, नो इवोल्यूशन। सो नो इवोल्यूशन कहती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है? और इसको प्रीच जिन्होंने किया था, मतलब इस थ्योरी को जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था और स्प्रेड किया था, वो थे फादर जुरिस। दिया इन्होंने नहीं था, और साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम फेमस है या पूछा जा सकता है, वो फादर जुरिस है, जिन्होंने इसे प्रीच किया था। सो ऑब्वियसली इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इस वजह से ये थ्योरी को बिलीव नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी आज भी मेजोरिटी ऑफ पीपल डू बिलीव दैट some supernatural power have created everything as it is. Evolution में नहीं मानते जो लोग, वो इसे मानते हैं। Got it? Got it, ma'am.
नोट इट डाउन। यो मैम। शाबाश, तुम तो योयो में चैंपियन हो गए हो। अब आते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये बड़ी मजेदार थ्योरी है। ये वो थ्योरी है जो तुम हो कैसे करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं लेक्चर, फिर तो मेरी बात सुन रहे होते हो, फिर सो जाते हो, फिर एकदम से जब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन का टाइम होगा तुम ऐसे उठ जाते हो, तो तुम बीच का पार्ट भूल जाते हो, तुमने सुना ही नहीं होता। इन साइंटिस्ट के साथ कुछ वैसा हो गया था। इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लाइफ लिविंग। जेनेसिस मतलब क्रिएट। फॉर्मेशन। सिंथेसिस, यस बर्थ कह लो, चलो बर्थ सिंपल सी बात है ना। तो लाइफ का जन्म, ए मीन्स एब्सेंट, तो लाइफ का जन्म होना ए बायोटिक फैक्टर से, नॉन लिविंग थिंग से, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। दी थी वॉन हेलमोंट ने। हाँ जी विजय। मैम इस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं। यस, बिल्कुल बोलते हैं। तो ये दी थी वॉन हेलमोंट ने 16 के अराउंड, राइट। ओके, सो अब इसमें इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो इन्होंने बोला ना कि स्पॉन्टेनियसली एकदम से नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आ जाती है, लिविंग मैटर आ जाता है। तो इसलिए हम इसका सेकंड नाम देते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, राइट। अब इन्होंने एक किस्सा समझाया लोगों को, ये बात समझाने के लिए उन्होंने प्रूफ भी दिया। देखो प्रूफ कैसे दिया, इतना लिख लिया तुमने। इसमें क्वेश्चन बनता है ये थ्योरी दी किसने दी और इसका मीनिंग क्या है। डन। देखो ये रही जो प्यारे साइंटिस्ट, लिख लिया ना सबने। हमारे जो प्यारे साइंटिस्ट थे हेलमोंट, उन्होंने कहा ये लो मैं देता हूँ अपनी, क्या चीज है ये? शर्ट। तो टी शर्ट नहीं बेटा, तुम क्या टाइड के ऐड करती हो? तुमको देख के पता चल गई है? डर्ट तो मैंने लगाया ही नहीं अभी। डर्टी शर्ट, पसीने से भरी हुई, स्वेटी स्वेटी। और उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर मैं थोड़े से डाल देता हूँ वीट। ओके, तो थोड़ा सा वीट डाल दो भैया इसके ऊपर। वीट क्या है बेसिकली? खाना। उन्होंने कहा देखो, वीट और डर्टी शर्ट मैंने छोड़ दी कितने दिनों के लिए? 21 डेज के लिए लेफ्ट। उन्होंने एक जगह कोने पे रख दी। तो इमेजिन करो तुम्हारे घर पे तुमने एक गंदी सी शर्ट उसके अंदर वीट डाल के रख दिया, और 21 दिनों के लिए। और 21 दिनों के बाद उन्होंने कहा इसमें से लाइफ निकलेगी। तुमको पता है 21 दिनों के बाद शर्ट में क्या हुआ? बोल लो कुछ। नहीं हाँ मैम। पता बेटे, इसमें इसमें से चूहे निकले। हो, ये कैसे हुआ? क्या लगता है Impossible. बेटा? लेकिन हुआ। वीट को खाने के लिए आ गए वो। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बेटा उस टाइम किसी ने नहीं लगाई ना, तुम दोनों की। बिलीव ये 21 डेज तक ना यार, उसने हर टाइम शर्ट थोड़ी देखी होगी, कभी तो ध्यान हटता होगा ना, जैसे तुम्हारा हट जाता है लेक्चर में से, तुम ऐसे सो जाते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन के टाइम पे उठते हो, फिर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हो, फिर तुम सोचते हो टीचर गंदा पढ़ाते हैं। वैसे उनके साथ हुआ। वो शर्ट देखते 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 लगता है सो गए, या किसी ने नोटिस नहीं किया, और वहां पे कोई प्रेग्नेंट चूहिया आ गई होगी और वो बच्चे देके चली गई होगी, क्योंकि वहां पे वीट था ना और गंदगी थी, तो चूहे ऐसी जगह पे रहते हैं गंदगी और खाने वाले एरिया में। तो उसने वहां पे अपने बच्चे दे दिए होंगे, इसलिए 21 दिन के बाद वो निकले चूहे। तो उन्होंने बोल दिया है मेरा जो स्वेट है वो जादुई है, वो लोगों को जन्म दे सकता है। तो ये थ्योरी थी, इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, वॉन हेलमोंट ने दी थी। ऑब्वियसली ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई होगी, राइट। यो मैम। डिस्कार्डेड लेटर, डिस्कार्डेड लेटर। जब किसी एक बड़े साइंटिस्ट ने ये सुना और बोला क्या बकवास है ये, क्या बोल रहा है ये, उन्होंने कहा रुक मैं तुझे बताता हूँ तो कैसे गलत है भाई। तो इनको डिस्कार्ड किसने किया था उस पर क्वेश्चन आएगा, आगे चलो। यो मैम। यो मैम। ओके, तो इनको डिस्कार्ड करने के लिए जो आए थे वो थे सबसे पहले थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी किसने है? रेड्डी ने दी है, स्प्लेंजी ने दी है, एंड पास्चर ने दी है। ओके, रेड्डी और स्प्लेंजी का एक्सपेरिमेंट एक बार पढ़ लेना, अब पूछा नहीं जाता है लेकिन तुम एक बार गो थ्रू कर लेना इसे। पास्चर के एक्सपेरिमेंट का एनसीईआरटी पे जिक्र करता है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्होंने थ्योरी दी थी बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब है लिविंग से बर्थ होगा लिविंग का। ओके, बताओ इन्होंने क्या किया था?
ये Yeah. ये ओके, ये लिख लो, बायोजेनेसिस की थ्योरी किसने दी है? कभी गलती से सिर्फ पाश्चर मत लिखा ना, पाप लगेगा तुमको। ये 2-3 बच्चे जो आ जा रहे हैं, ये क्या फिर से छुपन छुपाई तुम खेल रहे हो? ओए मिट्टू किसका नाम है? मिट्टू कुमारी, मिट्टू, मिट्टू है कि मित्तू मित्तू? बंगाली हो? मित्तू खुद कंफ्यूज हो गई। हाँ, लुईस पास्चर का वो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है मुझे, यहाँ पर नहीं आता वो। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम मिष्टू है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। ओ तोबा तोबा, मैंने एक को कैसे कह दिया। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज मिष्टू, तो मुझे लगा शायद तुम वो मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू मतलब क्या होता है इसका? अगर तुम्हारा कभी मन करे तो जरूर बताना। तो जो पास्चर का एक्सपेरिमेंट है उसको हम कहते हैं स्वान लेक एक्सपेरिमेंट। ओके, स्वान लेक एक्सपेरिमेंट क्या होती है स्वान? मजाक कर रहे हो मुझसे? Bird. इतनी खुशी की कौन सी बात थी? उसकी बढ़िया से मस्त हमने कहा जो ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास फायर। ओके, ये तो तुमने अपनी लैब में भी देखा होगा, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक स्वैन नेक वाला, ये इसकी स्वैन नेक है भैया, इसको कहते हैं स्वैन नेक। एक बीकर लिया, उन्होंने कहा रुक मैं तेरा एक्सपेरिमेंट गलत साबित करता हूँ, और इसके अंदर उन्होंने ले लिया ब्रॉथ। ठीक है, ब्रॉथ में क्या क्या था? ब्रॉथ में था पानी और यीस्ट। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ब्रॉथ को कर दिया गरम। उन्होंने कहा अगर मैं गरम करूंगा तो सारा का सारा यीस्ट मर जाएगा, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा मीडियम स्टेराइल हो जाएगा, राइट? कि इसमें अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसे ब्रॉथ को बॉईल किया होगा, तो ब्रॉथ में से जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में ऊपर गया होगा, लेकिन ये नेक की शेप ऐसी है ना कि सारा का सारा पानी यहाँ आके रुक जाता है वेपर की फॉर्म में, वो कंडेंस होकर वाटर बना देता है। तो थोड़ी देर में तुम देखोगे कि पानी यहाँ इकट्ठा हुआ लेकिन बाहर नहीं गया। तो ये जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है ना वाटर का, इसने क्या काम करा है? एज ए प्लग काम कर रहा है। ओके, वाटर एक्ट एज प्लग, प्लग की तरह काम किया। तो यहाँ से इस मीडियम से, इन्वायरमेंट से कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं आ पाएगा अब, क्योंकि पानी का एक प्लग लग गया। ठीक है, तो अब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदर ही रहेंगे। तो अंदर उन्होंने देखा कि जो यीस्ट थे वो तो मर गए। अब जब सारे यीस्ट मर गए तो क्या इससे लाइफ ओरिजिनेट होगी? तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये जो ब्रॉथ है ना, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ डेड मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने 21 दिन के बाद देखा नो लाइफ। तो उन्होंने कहा कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ आती, मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ आती ना, तो यहाँ पर भी यीस्ट था, यहाँ पर भी पानी था, तो यहाँ पर भी जिंदगी आती, यहाँ पर भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आता। लेकिन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आया, क्योंकि नॉन लिविंग मटेरियल से कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। ये बात उन्होंने यहाँ पर प्रूव करी थी कि देख यहाँ पर नहीं बन रहा। उन्होंने कहा फिर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो इतना बना लिया एक्सपेरिमेंट, इतना बनाया। Yeah, man. पहली कंडीशन थी, उन्होंने उसको दिखा दिया कि देख बात सुन ध्यान से, वो जो मटेरियल है ना उस पर खाना भी है, रहने की जगह भी है, फिर भी वहां पे कोई लाइफ नहीं आई है। कह रहे लेकिन अब देखना यहाँ पर लाइफ आएगी कैसे। उन्होंने सेम बीकर में यीस्ट था और पानी था। ठीक है, उन्होंने सेम बीकर को हीट किया, लेकिन इस बार उसकी स्वैन नेक तोड़ दी, ब्रेक कर दी। जब उन्होंने नेक ब्रेक करी तो क्या हुआ कि जब पानी गर्म हुआ, लेट्स से ये रहा पानी ना, पानी गर्म हुआ तो वो ऊपर की तरफ भाप बन के उड़ा। ऑब्वियसली काफी सारा पानी बाहर निकल गया होगा, राइट? लेकिन यहाँ पर यीस्ट है। यीस्ट क्या होता है? खाने का काम भी तो करेगा। तो जब यीस्ट यहाँ पे मर गया तो वो फूड मटेरियल ही तो थे, डेड यीस्ट। देखो यीस्ट डेड तो होगा क्योंकि हीटअप हो रहा था, तो डेड यीस्ट था, लेकिन वो फूड मटेरियल का काम कर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया, उसको सिंपली इरेज कर देते हैं। ओह, तो इरेज नहीं होगा, राइट? अब थोड़ी देर के लिए उन्होंने यहाँ से बीकर उठा के रखा, मैं यहाँ रख देती हूँ बीकर, और इसको ऐसे ओपन फील्ड में छोड़ दिया, ब्रोकन नेक। अब देखो यहाँ पे कोई प्लग नहीं है ना, तो बैक्टीरिया वगैरह को अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा यहाँ पर थोड़ी फ्लाइज आके यहाँ पर घूमने लग गई यीस्ट के ऊपर, अपने अंडे देने लगी, एंड थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लाइफ दिखी। ठीक है, यहाँ पर उनको माइक्रोब्स दिखने स्टार्ट हुए। ओके, तो जब उन्होंने इसको तोड़ दिया तो उन्होंने कहा यहाँ पे माइक्रोब्स आने स्टार्ट हुए। तो उन्होंने कहा देखो बीकर के अंदर माइक्रोब नहीं बने थे, बीकर के अंदर सब कुछ डेड था, क्योंकि नॉन लिविंग मैटर से कुछ भी नई नया नहीं बनने वाला था। लेकिन जब मैंने बीकर को ओपन रखा ना, तब हमें उसके अंदर लाइफ दिखी है। तो वो सिंपली ये कहना चाहते थे कि लाइफ जो होती है ना, वो लाइफ से ही आ सकती है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं आ सकती। तो एक शर्ट और वीट से लाइफ नहीं है, बात समझ? Yeah, man.
पक्का? यो मैम। मैम यो मैम बताओ फिर, समझा दो मुझे, कोई एक्सपेरिमेंट समझा दो मुझे, इससे क्वेश्चन बनता है। एक्सपेरिमेंट समझाओ भाई फटाफट, कोई भी बता दो। जो बहुत डेयरिंग बच्चा है हमारी क्लास में, वो डेयरिंग बच्चा बता दो मुझे, बच्चा बच्ची जो भी है। कोई डेयरिंग नहीं है हमारी क्लास में, सब फट्टू है। सीरियसली कोई डेयरिंग नहीं है? मैम पास ने स्वान ने एक्सपेरिमेंट करा हुआ था, उन्होंने जर्म थ्योरी भी इसको बोलते हैं। उन्होंने स्टेरलाइज सिरप को शुगर नहीं, उन्होंने एक फ्लास्क ली स्वान ने, उसमें उन्होंने ब्रॉथ लिया और उनको उसको हीट किया, जिसके ऑब्वियस सी बात है कि जब हीट किया होगा तो ईस्ट मर चुका होगा तो लाइफ नहीं आएगी। बट जब उन्होंने सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने उस स्वान नेक को तोड़ दिया था। बट के बाद नहीं सुना बेटा, कहाँ गया? अच्छा मैम म्यूट हो गया था, सॉरी मैम। कहीं ना फिर स्वान नेक उनको तोड़ दिया और ऑब्वियस सी बात है कि O2 है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो लाइफ तो जनरेट हो जाएगी। हाँ, दैट्स इट। तो इससे पता क्या चला? पता चला था कि नॉन लिविंग मैटर से कभी भी लाइफ नहीं होगी, अगर कोई लिविंग है तो उससे लिविंग लाइफ आएगी। हाँ, क्योंकि अगर नॉन लिविंग से जनरेट होती तो इसमें भी तो लाइफ बन जाती ना, जब बीकर में सब कुछ बंद था तभी तो माइक्रो बंदर आ जाते, लेकिन माइक्रो बंदर नहीं आ पाए, राइट? तो डेड मटेरियल में कभी लाइफ ओरिजिनेट नहीं होगी, ये वो कहना चाहते थे, तो उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था हमारे पिछले वाले का एक्सपेरिमेंट। गॉट इट? ये रहा यस उनका मैम। कंक्लूजन। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। लेकिन इस थ्योरी की एक ड्रॉबैक था, इसका एक ही ड्रॉबैक है, एंड दैट इज उन्होंने ये नहीं बताया कि पहली। ओके, तो ये ड्रॉबैक है। हाँ विजय, तुमने सही लिखा है। गॉट इट? मैम तो फिर जो मैंने डाउट पूछा है उसका क्या होगा, मतलब जो फर्स्ट लाइफ होगी वो एनारोबिक होगी या फिर एरोबिक आई होगी? सबसे पहली लाइफ एनारोबिक, स्टार्टिंग एनारोबिक, अर्ली एनारोबिक, अर्थ में। एनारोबिक, एनारोबिक। मैं भी फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, एनारोबिक है। ये मैम डन, गॉट इट। हाँ, ओके। और जो तुमने उसके बाद पूछा है वो स्वान नेक जब तक थी तब तक उसमें कोई लाइफ नहीं आई थी, जब उसे तोड़ के रखा था तब लाइफ आ गई थी। ओके, चलो आगे। यो मैम। फिर आई कॉस्मिक थ्योरी। पीछे आओ, कहाँ गई थ्योरीज? ए स्पेशल क्रिएशन। धरती जैसी थी, लोग जैसे थे वैसे के वैसे बने, फादर्स रेस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस किसने दी थी? किसने दी थी ए बायोजेनेसिस? वॉन हेलमंड। वॉन हेलमंड ने दी थी। वही गंदी शर्ट, वीट चूहे निकल आए 21 दिन में, ऐसा नहीं होता। फिर आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, किन 3 साइंटिस्ट ने दी थी बायोजेनेसिस? रेड्डी, रेड्डी Lazaro एंड and Pasteur. रेड्डी, Lazaro Spallanzani. हाँ स्प्लेंजी एंड पास्टर, राइट राइट। स्वान ने एक्सपेरिमेंट पास्टर ने दिया। अब आगे 2 थ्योरी रहेगी फटाफट। कॉस्मिक थ्योरी, इधर आओ। कॉस्मिक थ्योरी कहती है कि लाइफ ना बाहर यूनिवर्स में कुछ स्पोर्स घूम रहे हैं, ठीक है? ये स्पोर्स जो है ना, इनके पास कैपेबिलिटी है कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट हुआ तो ये जन्म दे देंगे लाइफ को। जैसे हम पढ़ते हैं ना, फंगस में स्पोर है, जगह मिली तो फंगस बना देते हैं, वैसे लाइफ का भी कुछ हुआ होगा यार, स्पोर्स के फॉर्म में घूमते होंगे हम लोग, और फिर जब वो धरती पे आए सेटल हुए तो उन्होंने लाइफ को ओरिजिनेट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं कॉस्मिक थ्योरी, दैट सम स्पोर्स विद द पोटेंशियल टू गिव बर्थ टू लाइफ केम फ्रॉम द आउटर स्पेस ऑन अर्थ। फिर अर्थ पे आके वो क्या हो गया, फ्लरिश करा उन्होंने और उन्होंने लाइफ को जन्म दे दिया अर्थ के ऊपर। ये कहते हैं कॉस्मिक थ्योरी, ठीक है? ओके, ये बात क्लियर? यो मैम। ठीक है। इसके साथ ये कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेंस्पर्मिया, ठीक है? तो कॉस्मिक थ्योरी के अंदर ही पेंस्पर्मिया का कॉन्सेप्ट आता है, जो ये कहता है कि लाइफ जो है ना पूरे यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करती है। तारों के पास जिंदगी है, ठीक है? और दूसरे प्लैनेट्स के पास भी शायद जिंदगी है, या कहीं कहीं जिंदगी है, हमें लोकेशन भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पूरे यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो उस यूनिवर्स से अर्थ के पास आ जाती है। इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ है मेटेरोइड्स, कि जब मेटेरोइड धरती पे गिरते हैं ना और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट, जो मिनरल्स मिलते हैं, वो सारे के सारे उस मेटेरोइड्स के अंदर भी है। सो इट कैन बी बिलीव कि ऐसे ही मेटेरोइड्स के फॉर्म में मे बी हमारे धरती के ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आए हों जिसने ओवरऑल लाइफ को जन्म दे दिया हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेंस्पर्मिया, कि अलग अलग लोकेशंस पे यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है और फिर वहां से वो धरती पर आती है।
ठीक है। और अगर मैं सिर्फ स्पोर वर्ड यूज करूंगी तो मैं उसको कॉस्मिक थ्योरी बोलूंगी। अगर मैं उसके अंदर स्पेसिफिकली बोल दूंगी डिफरेंट लोकेशन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और धरती पर आती है, तो मैं उसे कॉन्सेप्ट ऑफ पेंसपर्मिया बोल देती हूँ। नीट के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, पेंसपर्मिया वर्ड। Got it? Yeah, ma'am. Done? ये मैम चलो आगे चलते हैं। मैम और प्रीवियसली मैम इससे प्रीवियस इतना पीछे कहाँ जा रही है? अरे वहां तो बहुत ठंड होगी ना? मैम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड। डन मैम। हाँ, तुम इसके एग्जाम्पल कर सकते हो पर किसी काम आएंगे नहीं, इससे पूछे नहीं जाते, बहुत ज्यादा नीट से एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर है। विजय विजय विजय, ये भी लिख लिया? सुपरसोनिक स्पीड से लिखने वाली बच्ची। ये मैम। ऑपरेन एंड हेल्डन, फाइनली वो लोग आए जिन्होंने अच्छी अच्छी बात करी थी, जिसको हम आज बिलीव करते हैं, जिसके बेसिस पे मैंने तुमको थ्योरी बताई थी। मोस्ट बिलीव्ड एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज गिवन बाय ऑपरेन एंड हेल्डन। तो पहला नीट का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, 4 मार्क। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था एबायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस से शर्ट पे मत चले जाना, ऐसा नहीं है शर्ट से लाइफ आई है, लेकिन एबायोजेनेसिस भी हुई है। एबायोजेनेसिस से ये सिंपली कहना चाहते हैं दैट नॉन लिविंग पहले आया, उसने ही लिविंग को जन्म दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है, लेकिन गंदी शर्ट और वीट से नहीं बनी है। इसका डिफरेंट लॉजिक है, अब हम उस लॉजिक की बात करेंगे। चले आगे। तो ये लाइन लिख लो, ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हेल्डन और ऑपरेन ने दी थी एक साथ, 2 डिफरेंट साइंटिस्ट है डिफरेंट कंट्री के, ठीक है। तो इनके एक्सप्लेनेशन क्या थी, कौन है ये? हाँ बेटा पूरा नाम लिख लिया, रशियन था, एक इंग्लैंड से आया था, ब्रिटिशर था हमारा, कोई चक्कर नहीं। तो ऑपरेन हेल्डन ने क्या कहा? उन्होंने कहा धरती याद है तुमको, बहुत गर्म थी, ये बात याद है? 100 साल बारिश होने के बाद ओशियंस बन गए थे, ये याद है? Yeah, ma'am. बेटा ठंडी हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना विंटर आ गए थे। तो ओशियन का जो पानी था, अगर मैं तुमको बड़ा करके दिखाऊं, तो जो ओशियन का पानी था वो पता है कैसा था? बहुत ज्यादा बॉइलिंग था, बॉइलिंग वाटर। और ओशियन के पानी में क्या थे? मिनरल्स थे। Yeah, ma'am. उसके पास बहुत सारे मिनरल्स थे। तो उसने कहा कि जो ओशियन का पानी था जिसमें बहुत सारे मिनरल थे, ओशियन का पानी ऐसे उबल रहा था बहुत ज्यादा हीट की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे मिनरल थे। उबल इसलिए भी रहा था क्योंकि अंडर वाटर वोल्केनिक एरप्शन भी होती है ना, तो अंदर भी तो वोल्केनोस फट रहे थे। अगर तुमने हाइड्रोथर्मल वेंट सुने हो कभी वर्ड्स, अंदर भी एक्सप्लोजन हो रहे थे, ठीक है, राइट। सो बेटा आइस एज वाली मूवी हाँ कुछ हद तक ठीक है, मतलब वो स्टोरी गलत है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आइस एज का वो था। तो देखो, जब बॉइलिंग वाटर मिनरल से भरा हुआ था, इसको उन्होंने टर्म दिया हॉट डाइल्यूट सूप। उन्होंने कहा अर्थ का जो सरफेस था ना, वो हॉट डाइल्यूट सूप जैसा था, गरम गरम सूप जैसा था, जो पानी भी उबल रहा होता है उसमें, और बहुत सारे उसमें नूडल्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, और मुझे भूख लग गई। समझ आई ये बात? तो उन्होंने कहा हेल्डन और ऑपरेन ने कि हॉट डाइल्यूट सूप जैसा था अर्थ का सरफेस, ओशियन। गॉट इट? यो मैम। तो उन्होंने कहा कि जो हॉट डाइल्यूट सा सूप था, तेरा प्रिमिटिव हॉट ओशियनिक वाटर रिच इन मिनरल वर रेफर टू एज हॉट डाइल्यूट सूप। तो इस लाइन पे क्वेश्चन आता है, और ये वर्ड क्या था, वो हेल्डन ने यूज किया था, ठीक है। तो अपन ने इनको क्रेडिट देना है, ओके। टर्म इन्होंने यूज की थी, एक्सप्लेन दोनों ने करी थी, राइट। तो उन्होंने कहा जब ऐसे गरम गरम पानी उबल रहा था ना मिनरल्स के साथ, तो धीरे धीरे ये जो मिनरल्स थे ये एक दूसरे के पास आने लग गए, ठीक है। तो मैं ओशन बना रही हूँ, ध्यान से देखना, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें बना के बता रही हूँ कि ये ओशन का पानी है। तो धीरे धीरे मिनरल एक दूसरे के पास आने लग गए, थोड़ा थोड़ा कंडेंस होने लग गए, कहीं 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 कहीं। उन्होंने कहा जैसे ही कंडेंस होने स्टार्ट हुए ना, तो ये नॉन लिविंग मैटर ही तो है, ये क्या है? ये मिनरल्स है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये होने लग गया है कंडेंस। और जब ये कंडेंस होने लग गया तो ये किसमें चेंज होने लग गया? स्लोली स्लोली स्टार्ट्स टू फॉर्म फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर।
तो धीरे धीरे कंडेंस होने लग गए उस गर्म पानी के अंदर और ये सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगे। इसको करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही थी? एनर्जी आ रही थी किससे? थंडरस्टॉर्म से। वहां पे बिजलियां कड़क, इसको थंडर से एनर्जी मिल रही थी। और इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही थी? वोल्केनिक इरप्शन से मिल रही थी। ठीक है, अभी हम ये नहीं मानते हैं कि सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, अभी ये ज्यादा प्रोमिनेटिंग फैक्टर है एनर्जी के लिए। हाँ साहिल, मैम कंडेंस समझी नहीं? आवाज, तुम्हारी आवाज नहीं आई बेटा पूरी। ओके मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपने बोला कंडेंस लगी होने, कंडेंस तो तब नहीं होंगे जब टेम्परेचर लो होगा। कंपैरेटिवली पहले से टेम्परेचर बेशक लो हो गया था, तब ये वाटर वेपर बनना स्टार्ट हुए थे, लेकिन एक दूसरे के पास आने के लिए वो एनर्जी, हम एनर्जी से भी तो किसी चीज को फोर्स कर सकते हैं ना, तो थ्रू बिकॉज ऑफ द एनर्जी दे वर कमिंग टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ कंडेंस फॉर्म। ओके, बिकॉज दे आर नॉट वाटर मॉलिक्यूल ना, तो मैं एलिमेंट्स की यहाँ बात कर रही हूँ। समझ आया? यस मैम, गॉट इट। ओके, अब देखो, तो उन्होंने कहा ये छोटे छोटे पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हुए ना, अब इनकी बात कर लेते हैं। बताऊं आगे? ये मैम। ठीक है, तो पहले जो सेल लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुए, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड। ओके, तो पहले जो प्रिकर्सर्स ऑफ सेल का मतलब है वो जिन्होंने एक्चुअल में सेल को जन्म दिया होगा। तो पहले जो सेल लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हुए थे, हम इनको प्रिकर्सर्स ऑफ सेल बुलाएंगे, जो मैंने पीछे बनाया है। ठीक है, तो ये प्रिकर्सर्स ऑफ सेल ना दो तरीके से एक्सप्लेन करे हैं। जो ओपेरन है उन्होंने टर्म दिया कोइसरवेट्स की, यार पहले कोइसरवेट्स बने होंगे, और जो सिडनी फॉक्स है दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा माइक्रोस्फीयर पहले बने होंगे। ठीक है, इन्होंने प्रिकर्सर दिए। नीट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहले पूछता था अब नहीं पूछता, लेकिन ये एम्स वगैरह में पूछा जा सकता है अगर आउट ऑफ सिलेबस वाला कोई क्वेश्चन आना है तो। ठीक है, कि तुम्हारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। ओके, तो कोइसरवेट्स क्या होते हैं? उन्होंने कहा कि वो जो गरम गरम पानी था ना, उसके अंदर कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, इसके कॉम्पोजिशन याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन जो थे विद वाटर मॉलिक्यूल पास आने लग गए और एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाने लग गए, ऐसा ऐसा। ये पानी के मॉलिक्यूल हो गए, ये ग्रीन वाले प्रोटीन बना लो लेट्स से, और ये रेड वाले कार्बोहाइड्रेट। उन्होंने कहा ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लग गए और इनको हम कहते हैं कोइसरवेट्स। सो कोइसरवेट्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पानी के मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? गयो मैम। सिडनी फॉक्स ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिडनी फॉक्स ने सिंपली कहा कि पानी के अंदर ना सिर्फ प्रोटीन और वाटर मॉलिक्यूल, ठंडे ठंडे पानी के मॉलिक्यूल साथ में आ रहे होंगे और ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, और इनको हम कहेंगे माइक्रोस्फीयर। इन्होंने रैंडमली नहीं कहा, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में लेके देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर के मॉलिक्यूल को साथ में रख के शेक किया उसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो अर्थ की कंडीशन उस टाइम थी, तो उन्होंने देखा कि कोइसरवेट जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन सिडनी फॉक्स ने क्या किया, उन्होंने लिया प्रोटीन और उसके अंदर ठंडा पानी डाला, ठीक है, कोल्ड वाटर, उन्होंने कोल्ड वाटर डाला और उसको शेक किया, तो उन्होंने देखा छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन्होंने उसको माइक्रोस्फीयर कह दिया, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है नहीं तो वो कोइसरवेट्स क्यों कहते हैं। तो हम मानते हैं कि प्रिकर्सर ऑफ सेल दोनों में से कोई हो सकता है, कोइसरवेट्स भी हो सकते हैं और हो सकता है माइक्रोस्फीयर भी हो, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये दो टर्म लिख लो, किसने दिया था ये पता होना चाहिए, और कॉम्पोजिशन क्या हो ये पता होना चाहिए। वैसे नीट नहीं पूछेगा, मेरे हिसाब से तो नीट नहीं पूछेगा, आज से 10 साल पहले पूछा जाता था ये। भाई ये बोलते हुए मेरे को इतना बुरा सा लगा कि मैं कितनी पुरानी हूँ, मेरे जमाने में पूछा जाता था ये कोइसरवेट्स, मुझे याद है मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, मुझे पर समझ नहीं आया था, तुमको समझ आ गया है ना? गॉट इट? यो मैम, यस मैम। ओके, ऑलराइट, गुड। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ओपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी, तो समझ गए ना ओपेरन एंड हेल्डन ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, गरम गरम पानी है ओशियन का, ऐसा तत्ता सा पानी है ओशियन का, और उसके अंदर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते चले जा रहे हैं और उससे कोइसरवेट्स बने होंगे और उससे प्रोक्रियोटिक सेल बना होगा, फिर यूक्रियोटिक सेल बना होगा। ये कहा था ओपेरन एंड हेल्डन ने, लेकिन कहा था, प्रूफ नहीं दिया। तो पहले साइंटिफिक प्रूफ इस थ्योरी का आया था किसके थ्रू? कौन सा एक्सपेरिमेंट था? यूरे मिलर मिलर्स एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। हाँ, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। बेटा ये पहले थे जिन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ओपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी को
एक्सपेरिमेंट भी प्रूव किया था। मिलर एक स्टूडेंट थे यूरे साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट, उन्होंने बोले काम करते हैं यार, इसे एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने मिलर को बोला कि एक सेटअप बना जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर पाए। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट की जो ड्यूरेशन थी वो थी 18 दिन के लिए। 18 दिन के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट रन किया। कौन कौन सी गैसेस उन्होंने यूज करी थी? H2, CH4, NH3 एंड वाटर वेपर। ओके, CH4 को हम और क्या बोलते हैं? मीथेन, Methane. NH3 को अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। देखो तुमको इतना तो याद है ना कि हाइड्रोजन तो स्टार्टिंग से ही धरती के ऊपर है, राइट? और वाटर वेपर भी तुम याद रख सकते हो कि वो उड़ रहे हैं इधर उधर। अब मीथेन और अमोनिया कैसे याद रखोगे? कि अमोनिया जो हम यूरिनेट करते हैं तो यूरिन की जो स्मेल होती है वो बिकॉज ऑफ अमोनिया आती है, और मीथेन की स्मेल आती है, मीथेन का दूसरा नाम भी होता है गोबर गैस, राइट? सो पूप से और पी से जो स्मेल आती है वो वाले एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, तो उन्होंने ये गैसेस को यूज किया। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है एक, कौन सी गैसेस यूज करी और उन्होंने कितना करंट यूज किया? 7500 वोल्ट्स। टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस, ये पता होना चाहिए। इनके ऊपर नीट के क्वेश्चन भी है, बाद में कराऊंगी मैं तुमको, कल करवाऊंगी, आज नहीं। ओके, तो ये उनका सेटअप था। ये लिख लिया सबने? Yo, ma'am. Yeah, ma'am. चलो, अब ये था उन्होंने जो सेटअप बनाया था। मैंने एनसीईआरटी की पिक्चर रखी है सिंपल। ठीक है, तो ये है उनका चेंबर जहाँ पे उन्होंने देखना है। इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया? इन्होंने यहाँ पर प्रिमिटिव अर्थ बनाई है, प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन बनाई है। प्रिमिटिव अर्थ में क्या था? बहुत ज्यादा वो होते थे ना, क्या कहते हैं वो, बिजली कड़कती थी, तो इलेक्ट्रोड्स की मदद से उन्होंने बिजली कड़का दी। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। उन्होंने गैसेस कौन सी यूज करी? मीथेन, उन्होंने करी अमोनिया, H2O। यहाँ पे लिखते नहीं है ये वेपर, लेकिन वेपर यूज में फॉर्म में यूज हुआ है, और H2 गैस। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन तुमको याद रखनी है। ओके, तो कॉम्पोजिशन कैसे याद रखोगे? वाटर की तो इन्होंने दी नहीं, इन्होंने कैसे दी है? 2:1:2। कैसे याद रखोगे इसको? इसकी कॉम्पोजिशन, पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी गैसेस थी अंदर, उसके बाद क्वेश्चन बनता है उनकी कॉम्पोजिशन के ऊपर, राइट? तो जब सुसु जाते हैं तो क्या इशारा करते हैं? ऐसे करते हो? ऐसे करते हो, नहीं करते हो? तो मेरे जमाने में करते थे। मैम Yo, ma'am. करते हो? हाँ, तो जो यूरिन की स्मेल किसकी वजह से होती है? मीथेन या अमोनिया? Ammonia. अमोनिया। NH3 का जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो 1:, ठीक है? मीथेन का जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो 2:, क्योंकि गोबर गैस ये सिग्नल देते हैं ना 2, राइट? और वाटर वेप H2 का जो रेशियो रहेगा वो 2। तो तुमको H2 के साथ तो 2 ही लिखा है, तो तुम 2 याद कर सकते हो। कंफ्यूजन होती है किसका रेशियो 1 है। तो कॉम्पोजिशन उन्होंने क्या ली थी? 2:1:2, जिसमें 2 रेशियो था हमारा मीथेन का, अमोनिया NH3 1 रेशियो था, और H2 का 2 रेशियो था। याद हो जाएगा? Yeah, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये रहा इन्होंने कंडेंसर, कुछ नहीं है, ठंडा पानी डालने का और फिर वो बाहर निकाल लेने का। पानी यहाँ से जाएगा और वापस आ जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि जो वाटर वेपर यहाँ से निकल रहे हैं ना, वो वेपर कंडेंस होके यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर उसने बॉइलिंग वाटर लिखा, तो करना क्या चाहता था वो? अब मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से समझाने के लिए। ठीक है, आई होप तुमने रेशियो लिख लिया। ओके, अब देखो उन्होंने यहाँ पे करा पानी को बॉयल करा, तो ये बन गए वेपर्स। ठीक है, वैक्यूम मेंटेन करके रखा ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ ना आए। अब जब यहाँ पे पानी के वेपर बन गए और बहुत गर्म टेम्परेचर आ गया, तो अर्थ की कंडीशन होगी ना। अब इन्होंने यहाँ पे गैसेस भी डाल दी जो अर्थ के वाटर के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व थी। तब जब उन्होंने इसको ऐसे रखा, कितने दिन के लिए ये चीज रखी? कितने दिन का एक्सपेरिमेंट था? Ma'am, 18 डेज के लिए जब उन्होंने ऐसा रखा, तो उन्होंने देखा कि क्या रिजल्ट बनेगा। तो जब यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन होता था, फिर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स थी वो नीचे आती होगी। ठीक है, वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। फिर यहाँ से उन्होंने सैंपल निकालना था, राइट? तो 18 डेज के बाद वो आए और उन्होंने यहाँ से क्या निकाल लिया? सैंपल। ठीक है, तो ये उन्होंने सैंपल इकट्ठा कर लिया, इसके अंदर लिक्विड पानी था। तो जब उन्होंने इस सैंपल को ऑब्जर्व किया ना, उस सैंपल के अंदर से उनको पता है क्या मिले? अमीनो एसिड्स, लाइक ग्लाइसिन, सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद तो सबसे पहले बन जाएगा RNA।
राइट, तो उसके बाद और मॉडिफिकेशन होके सेल बन सकता है, राइट। तो उन्होंने कहा कि ओपेरन और हेल्डन सही कह रहे थे कि नॉन लिविंग मटेरियल को जब अर्थ की कंडीशन में मैंने 18 दिन भी रखा ना, तो उससे अमीनो एसिड बनने स्टार्ट हो गए, सेल लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो गए। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली वहां से कॉन्सर्वेट्स वगैरह बने होंगे, फिर प्रोक्रियोटिक सेल बन के यूक्रियोटिक सेल बन सकते हैं। तो दिस इज पॉसिबल। तो इसको कहते हैं हम यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट, जिसने साइंटिफिकली प्रूव किया था कि ओपेरन और हेल्डन की थ्योरी सही है। समझ आई? या मैम। कोई डाउट पूछो, डाउट्स आ सकते हैं इसमें। कोई डाउट? एनी डाउट? मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके मिट्ठू। नहीं 18 दिनों के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट रखा। तो ये सेटअप है, इस सेटअप में उन्होंने गैसेस ले ली 4, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस सेटअप को बिल्कुल अर्थ जैसा बना दिया। 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा, ठीक है, 7500 वॉट का इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, जिसे हम स्पार्क कह रहे हैं, और गैसेस दी। अब उन्होंने सेटअप को छोड़ दिया, और वाटर वेपर्स भी उन्होंने यहाँ से प्रोवाइड कर दिए। इस पानी को उबाल के ना वाटर वेपर इस चेम्बर में आते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो सेटल होते थे कंडेंसर के थ्रू, लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। फिर 18 दिनों के बाद उन्होंने लिक्विड सैंपल निकाल लिया वाटर का बाहर। जब उन्होंने सैंपल निकाल के ऑब्जर्व किया तो उनको छोटे छोटे अमीनो एसिड दिखाई दिए, ठीक है, जैसे कि ग्लाइसिन, एलिनिन। तो जब उन्होंने ये वाले अमीनो एसिड देखे तो उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सॉरी नॉन लिविंग मटेरियल से, मतलब गैसेस और इलेक्ट्रिक करंट और पानी के वेपर से अमीनो एसिड बन सकते हैं। तो अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के आरएनए प्रोटीन बन सकता है, प्रोटीन आरएनए में चेंज हो सकता है, और आरएनए के बाद वो और मॉडिफाई होकर प्रोक्रियोटिक सेल बना सकता है, उससे यूक्रियोटिक सेल भी बन सकता है। तो नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल बन सकते हैं। और ओपेरन और हेल्डन यही तो कह रहे थे, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी दैट एबायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो ओपेरन एंड हेल्डन कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, दिस इज पॉसिबल। तो ये एक्सपेरिमेंट है मिलर यूरे का। गॉट इट? गॉट इट मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। इसके लेब नो इस मैम। क्वेश्चन बनता है, लेबल होने के लिए आ सकता है ये डायग्राम। इसमें क्वेश्चन बनते हैं ये गैसेस के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं इनकी कॉम्पोजिशन पूछी जा सकती है। तो तुमको ये सारे फैक्टर याद रखने हैं, ठीक है। किसका लेक्चर है आज मेरे बाद? फिजिक्स। अब ऐसा नहीं आए, चलो बढ़े आगे। कंक्लूड कर ले, क्या समझा हमने अभी तक? यो मैम। ये हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ समझा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग। बिग बैंग। जिसको Bang इंटरेस्ट है बैंग वो थ्योरी। बिग बैंग, बैंग नहीं बेटा, बिग बैंग। बैंग बैंग तो गाना था। उसके बाद हमने समझा कि कितने बिलियन पहले, मैम ऐसे ना करो 4.5 यार, बिलियन। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा उसके अंदर क्या मैम बना, 4.5। अर्थ की अर्ली प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन कैसी थी? ठंडा था या गर्म? नॉट। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग। फिर हमने पढ़ा कि धीरे धीरे वो Reduce- ठंडा ठंड ठंडा होना स्टार्ट हुआ, और उसमें धीरे धीरे थ्योरीज आई, और उसने बताया कि लाइफ का जन्म कहाँ हुआ होगा। तो पहला सेल कहाँ बना? वाटर। वाटर। वाटर के अंदर, राइट, हॉट वाटर के अंदर, राइट। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मैं कह सकती हूँ जो पहला सेल है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटोबायोन्स, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्स थे हमारे पहले सेल, ओके, पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर। सो प्रोटोबायोन्स ने जन्म दिया, ये हमारे सेल लाइक स्ट्रक्चर, साथ साथ देख लो, सेल लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने जन्म दिया हमारे सबसे पहले प्रोक्रियोटिक सेल के। प्रोक्रियोटिक सेल कैसा होगा? जो खाना बनाता है या नहीं बनाता? नहीं बनाता। नहीं बनाता, क्योंकि गर्म पानी में ऑलरेडी खाना पड़ा तो है, तो ये है हेट्रोट्रॉफिक। अभी तक फ्री ऑक्सीजन थी एटमॉस्फेयर में? नो मैम। नहीं, तो ये एनारोबिक भी है। ये रहा नीट का एक 4 नंबर का क्वेश्चन, ओके, समझ आई? या मैम। यो मैम।
ठीक है, तो सबसे पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर था वो एनारोबिक था और हेटेरोट्रॉफिक था। प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारा था पहला हेटेरोट्रॉफिक और एनारोबिक था। उसके बाद इसमें क्या चेंजेस आए होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये बन गया, नहीं यूकैरियोटिक नहीं बना अभी ये बन गया ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक खाना बनाने वाला ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि एक टाइम आया होगा जब खाने की कमी भी तो होना स्टार्ट हुई होगी ना। लेकिन ये अभी भी सनलाइट को यूज करने लायक नहीं बना, क्योंकि क्लोरोफिल वाला सिस्टम अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं लेकिन ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल भी तो अपना खाना बना सकता है ना। तो पहले हेटेरोट्रॉफ से बने ऑटोट्रॉफिक। कौन? कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ वो थे जो केमिकल को लेकर अपने लिए खाना बना लेते थे लेकिन सनलाइट को यूज नहीं करते थे। तो ये भी अभी एनारोबिक है। ठीक है, ओके, एनारोबिक है क्योंकि ये भी अभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर? यो मैम। सनलाइट को यूज कर लिया तो सूरज तो नाराज हो जाएगा, कहेगा यार कमाल है, मैंने कुछ कहा है तेरे को, मुझे भी यूज कर ले प्लीज। तो फिर हो गई सूरज से दोस्ती। तो सूरज से दोस्ती होने के बाद कौन बने? फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक जो थे ये सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं, लेकिन अभी ये एनारोबिक है या एरोबिक है? ये अभी भी एनारोबिक है। क्यों? क्योंकि ये डू नॉट यूज वाटर। डू नॉट यूज वाटर। तो तुम फोटोसिंथेसिस वाले में पढ़ोगे कि जब पानी यूज होता है ना तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। इन्होंने अभी पानी रिलीज करना स्टार्ट नहीं किया। ओके, यो मैम। पढ़े? बस इतना सा करेंगे हम, उसके बाद हम बाकी का कल कंपाइल करेंगे। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ऑलराइट।